Hello everyone, I am Shalini Singh and welcome to my channel. Here we are studying the second chapter from Sociology class 12th, and the name of this chapter is The Demographic Structure of the Indian Society, and this video is going to be part 4 from this chapter. So पहले के पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लीजिएगा. आज का हमारा टॉपिक है द डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो इन इंडिया. सेक्स रेशियो क्या होता है? यह एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है जो कि जेंडर बैलेंस को बताता है कि जनसंख्या में जेंडर बैलेंस कितना है, पर 1000 मेल पे कितनी फीमेल्स है. देखो, अगर हम पुरानी बात करें, हिस्ट्री की बात करें, तो पहले सेक्स रेशियो जो था ना, उसमें फीमेल्स की संख्या क्या थी? ज़्यादा थी. मतलब सेक्स रेशियो फीमेल्स के फेवर में था. पर 1000 मेल्स पे फीमेल की संख्या क्या थी? 1000 से ज़्यादा थी. ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आगे हम बढ़ते गए, सेक्स रेशियो में फीमेल की जो संख्या है वो धीरे धीरे कम होती गई. और जो 20th सेंचुरी आई ना, तो इसमें 1000 मेल्स पे 972 फीमेल्स ही रह गई. और द सेक्स रेशियो हैज़ डिक्लाइन टू 933 एट द टर्न ऑफ 21st सेंचुरी. और जैसे ही 21st सेंचुरी आई तो सेक्स रेशियो और गिरा. फीमेल की संख्या 1000 मेल पे 933 ही रह गई. द ट्रेंड्स ऑफ द लास्ट 4 डिकेड्स हैव बीन पर्टिकुलरली वरिंग. इसके बाद यहाँ पे ये बताया गया है कि कैसे सेक्स रेशियो में गिरावट देखने को मिली, कैसे लड़कियों की संख्या दिन प्रतिदिन गिरती गई. तो 1961 में ये कितनी थी? 941 थी लड़कियों की संख्या पर 1000 मेल में. फिर 1991 में ये 927 हो गई, जो अब तक का सबसे कम आंकड़ा है. मतलब इतनी कम लड़कियों की संख्या कभी नहीं हुई थी 1000 मेल पे जितनी 1991 में हुई. उसके बाद 2001 में थोड़ा सा बढ़ाव देखने को मिला, थोड़ा बढ़ोतरी देखने को मिली लड़कियों की संख्या में. अगर हम 2011 के सेंसस की बात करें तो अब 1000 मेल पे केवल 943 फीमेल्स ही हैं. अब जो सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात थी, ऐसी बात जो कि डेमोग्राफर्स को, पॉलिसी मेकर्स सबको हैरान कर रही थी, वो ये थी कि 1961 में अगर हम देखें, उस टाइम पे देखें, तो जो सेक्स रेशियो था 0 to 6 ईयर वाले बच्चों में वो काफ़ी हायर था. मतलब काफ़ी अच्छा सेक्स रेशियो था. ठीक है, भले पूरा ओवरऑल एज ग्रुप में सेक्स रेशियो कम हो जाता था, लेकिन अगर हम 0 to 6 ईयर के बच्चों को खाली देखें तो यहाँ पे लड़के लड़कियों की संख्या क्या थी? बहुत अच्छी थी. मतलब लड़कियों की संख्या भी काफ़ी अच्छी थी. लेकिन धीरे धीरे इसमें भी बहुत तेज़ी से क्या हुआ? गिरावट देखने को मिला. और इसमें गिरावट जो है वो ज़्यादा तेज़ी से देखने को मिली. आगे टेबल के थ्रू भी आप इसको समझोगे. इन फैक्ट द डिकेड 1991 to 2001 रिप्रेजेंट्स एन anomaly in that the overall sex ratio has posted its highest ever increase of 6 point from the all time low of 927 to 933, but the child sex ratio has dropped from 945 to 927, a plunge of 18 points, टेकिंग इट बिलो द ओवरऑल सेक्स रेशियो फॉर द फर्स्ट टाइम. तो क्या हुआ? देखो, जब बताया गया था ना कि 927 जो था वो अब तक का सबसे कम सेक्स रेशियो है, जो कि कब था? 1991 में था. तो ये तो था, लेकिन इसके बाद एकदम से 2001 में क्या हुआ? बढ़ोतरी देखने को मिली. ये 927 से कहाँ पहुँच गया? 933 पहुँच गया, जो कि अब तक का सबसे अच्छा बढ़ोतरी था. मतलब इतना तेज़ी से कभी नहीं बढ़ा था सेक्स रेशियो जितना 1991 से 2001 के बीच में बढ़ा. 927 से हम कितना आ गए थे? 933 आ गए थे पर 1000 मेल पे. लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, जो 0 to 6 ईयर वाले एज वाले बच्चे थे, इनमें भारी गिरावट देखने को मिली. मतलब यहाँ हम बढ़ रहे हैं ओवरऑल तो, लेकिन अगर छोटे बच्चों की स्पेसिफिकली हम बात करें तो इनकी संख्या काफ़ी अच्छी थी, इनका सेक्स रेशियो काफ़ी अच्छा था. इसमें बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली. ये 945 से कितना हो गया? 927 हो गया, जो कि 18 पॉइंट कम है. मतलब 18 पॉइंट हम ज़्यादा नीचे आ गए छोटे बच्चों के मामले में. ठीक है, in 2011 census, the child sex ratio again decreased by 13 point and now it is 919. तो अभी 2011 का जो सेंसस था इसमें भी हम 13 पॉइंट और नीचे आए और अब ये कितना है? 919 है. ठीक है,
और यही चीज़ यहाँ पे देखो टेबल के थ्रू आपको दिखाई गई है, यहाँ पे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे देखो ईएस की बात की गई है, सेक्स रेशियो है, ये सारे एज ग्रुप का है, बच्चे बूढ़े जवान सबकी बात की गई है। यहाँ पे वेरिएशन बताया गया कि कैसे कितनी कमी आई है, कितनी बढ़ोतरी हुई है। फिर यहाँ पे 0 to 6 ईयर वाले बच्चों में बताया गया है कि क्या रेशियो था और इसमें कैसे वेरिएशन आए, कैसे इसमें बढ़ोतरी और घटाव देखने को मिला है। तो देखो 1901 में बात करें तो सेक्स रेशियो कितना था, 972, जो कि बहुत अच्छा था। धीरे धीरे हमारे फीमेल की जो संख्या है उसमें क्या हुई, गिरावट देखने को मिली। 2011 में ये 964 रह गया, फिर धीरे धीरे ये गिरता ही गया। और अगर हम यहाँ पे 1961 की बात करें तो ये कितना रह गया है, पर 1000 मेल पे हमारी संख्या 941 है, जो कि कितनी गिरावट है, -5 की पिछले साल की तुलना से, मतलब पिछले डिकेड की तुलना में। और अगर यहीं पे चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें, 0 to 6 ईयर वाले में बात करें तो देखो ये 976 है, जो कि इधर से ओवरऑल एज से काफ़ी अच्छा है, ठीक है। लेकिन इसमें जो गिरावट मिली ना वो काफ़ी तेज़ी से गिरावट हुई। 1971 में देखो यहाँ पे भी सेक्स रेशियो कम हुआ है, -11 कम हुआ है। उसके बाद 1981 में यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिली। 1991 में सबसे कम सेक्स रेशियो था, कितना था, 927। और यहाँ पे फिर 2001 में इसमें थोड़ा सा बढ़ाव देखने को मिला, और 2011 में ये ज़्यादा बढ़ा, कितना, +10 हुआ, 943 अब मेल्स पे फीमेल की संख्या है। लेकिन यहीं पे जब आप चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करोगे तो इसमें जो गिरावट है वो देखो हमेशा माइनस में ही हुई है, मतलब इसमें कभी बढ़ोतरी हुई ही नहीं, इसमें तेज़ी से क्या आई है, गिरावट देखने को मिली है। जबकि ओवरऑल सेक्स रेशियो में क्या हुआ है, गिरावट तो हुई है लेकिन बढ़ोतरी भी हुई है, लेकिन इसमें कभी भी बढ़ोतरी देखने को आपको नहीं मिली। देखो ये अब जो 2011 में ये संख्या है कितनी रह गई है, 919 रह गई है सिर्फ, पर 1000 बच्चों में। गर्ल्स चाइल्ड कितनी है, 919 है। तो ये चीज़ काफ़ी खतरनाक है, काफ़ी चौंका देने वाली है। द स्टेट लेवल चाइल्ड सेक्स रेशियो ऑफर इवन ग्रेटर कॉज ऑफ वरी। लेकिन अगर हम स्टेट लेवल पे बात करिए तो पूरे ऑल ओवर इंडिया का था ना, लेकिन अगर पूरे स्टेट वाइज हम देखें तो ये जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है ना ये और ज़्यादा परेशान करने वाला है। बहुत सारी ऐसी स्टेट्स भी हैं जहाँ पे फीमेल चाइल्ड की संख्या 900 से भी कम है, ठीक है। एज मैनी एज 9 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैव अ चाइल्ड सेक्स रेशियो ऑफ अंडर 900 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। तो छोटे बच्चों की संख्या कई स्टेट्स में 1000 लड़कों पे 900 फीमेल्स ही हैं, 900 लड़कियां ही हैं। हरियाणा इज़ द वर्स्ट स्टेट विथ एन इनक्रेडिबली लो चाइल्ड सेक्स रेशियो ऑफ 973, मतलब 800 से भी कम है यहाँ पे लड़कियों की संख्या। उसके बाद पंजाब आता है, जम्मू कश्मीर आता है, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे भी लड़कियों की संख्या क्या है, कम है। एज मैप टू शो उत्तर प्रदेश, दमन एंड दीव, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप एंड मध्य प्रदेश एंड ऑल आर ऑल अंडर 925। और अगर हम यूपी, हिमाचल प्रदेश, दमन दीव, लक्षद्वीप, एमपी, इन सब की बात करें तो ये किस में है, 925 है इनका सेक्स रेशियो, जो कि हरियाणा से काफ़ी अच्छा है। वाइल लार्ज स्टेट्स सच एज वेस्ट बंगाल, आसाम, बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आर अबव द नेशनल एवरेज ऑफ 919। और जो नेशनल एवरेज है वो 919 का है, उससे भी कुछ जगह पे चाइल्ड सेक्स रेशियो ज़्यादा है। जैसे बिहार की बात करें, वेस्ट बंगाल, आसाम, तो यहाँ पे चाइल्ड सेक्स रेशियो काफ़ी अच्छा है, वो कितना है, 970 तक पहुँच रहा है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि नेशनल चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है, 919 है, लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं जो कि 970 तक हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। इवन केरला, द स्टेट विथ द बेटर ओवरऑल सेक्स रेशियो, डज नॉट डू वेल at 964 with the highest child sex ratio of 972 is found in अरुणाचल प्रदेश। लेकिन अगर हम केरला की बात करें ना तो केरला में देखो यहाँ पे सेक्स रेशियो जो है उतना अच्छा नहीं है, मतलब बाकी स्टेट की तुलना में, जैसे वेस्ट बंगाल, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, इनसे तुलना की जाए तो इसका सेक्स रेशियो क्या है, 964 ही है। और अगर हाईएस्ट सेक्स रेशियो की बात करें तो वो कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का है, जो कि है 972, जो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब छोटे बच्चों में लड़कियों की संख्या क्या है, ज़्यादा है, जो कि एक अच्छी बात है। डेमोग्राफर्स एंड सोशियोलॉजिस्ट हैव
offered several reason for the decline in the sex ratio in India। तो बहुत सारे रीजंस बताए गए डेमोग्राफर्स द्वारा कि क्यों इंडिया का सेक्स रेशियो इतनी तेज़ी से गिर रहा है। तो मेन जो चीज़ है वो तो हेल्थ फैक्टर को ही बताया गया कि वुमेन को उतना ज़्यादा हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, ठीक है, जितना लड़कों को मिलती है, जितना मेल चाइल्ड को मिलती है। इट इज़ रेलिवेंट टू आस्क इफ़ द फॉल इन द सेक्स रेशियो मे बी पार्टली ड्यू टू द इंक्रीज रिस्क ऑफ डेथ इन चाइल्ड बर्थ दैट ओनली वुमेन फेस। तो ये भी कहना गलत नहीं होगा कि बच्चे को पैदा करते समय, डिलीवरी के समय वुमेन की डेथ हो जाती है और ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ वुमेन ही फेस करती है, ठीक है। इस वजह से भी वुमेन की संख्या क्या होती जा रही है, कम होता जा रहा है, ठीक है, क्योंकि चाइल्ड बर्थ ये चीज़ मेल में देखने को नहीं मिलती, ये तो सिर्फ वुमेन ही करती हैं। और वुमेन इसमें कई सारी वुमेन ऐसी भी होती हैं जिनकी मौत हो जाती है। हालांकि अब बहुत सारी डेवलपमेंट हो गई है, बहुत सारी हेल्थ फैसिलिटीज़ आ गई है, न्यूट्रिशन प्रॉपर दिया जा रहा है प्रेग्नेंट लेडी को, तो इससे मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट में एक डिक्लाइन देखने को मिला है, कमी देखने को मिली है। औरतों में अवेयरनेस आई है, ठीक है, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ भी इम्प्रूव हुई हैं, तो जिससे मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट में गिरावट तो आई है, लेकिन अभी भी बहुत सारी जगहों पे डिलीवरी के टाइम औरतों की मौत होती है। तो ये भी रीज़न हो सकता है कि औरतों की संख्या आदमियों से कम है। इंडिया में मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट में गिरावट तो आई है, लेकिन अभी भी जो एक स्टैंडर्ड सेट किया गया है उसको हम नहीं पा पाए हैं। मतलब एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनाया गया है कि मॉर्टेलिटी रेट इतनी कम हो जानी चाहिए, उतना तो कम नहीं हुआ है लेकिन कम हुआ है। तो यहाँ पे हम ये अच्छी तरह से कह सकते हैं कि फीमेल की संख्या कम होने का रीज़न मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि फीमेल की कम संख्या को बताते हैं कि क्यों फीमेल की संख्या कम है, जिसको हम आगे भी पढ़ेंगे। देखो, सेवरल फैक्टर्स मे बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन इन चाइल्ड सेक्स रेशियो इंक्लूडिंग severe neglect of girl babies in infancy leading to higher death rates, sex specific abortion that prevent girl babies from being born, and female infanticides। तो इन्फेंटिसाइड्स का मतलब जानते हो ना, जब छोटे बच्चों की हत्या कर दी जाती है तो उसको इन्फेंटिसाइड्स बोला जाता है। यहाँ पे मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट एक कारण तो है ही, इसकी वजह से तो फीमेल की संख्या कम हो ही रही है, लेकिन और भी बहुत सारे रीज़न है जिसकी वजह से चाइल्ड सेक्स रेशियो भी कम हो रहा है। जैसे छोटी जो बच्चियाँ होती हैं उनको निगलेक्ट किया जाता है फैमिली में, उनको उतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं दी जाती, ठीक है। इसके अलावा सेक्स स्पेसिफिक एबॉर्शन कराए जाते हैं, मतलब अगर जेंडर पता किया जाता है बच्चे का, अगर बच्चे का सेक्स फीमेल है तो उसको एबॉर्ट करा दिया जाता है, उसको जन्म होने से पहले ही मार दिया जाता है। और बहुत सारी लड़कियों का अगर जन्म भी हो जाता है तो उनकी हत्या कर दी जाती है। तो ये सारे रीज़न है जिसकी वजह से फीमेल की संख्या कम होती जा रही है। ईच ऑफ दीज रीज़न पॉइंट टू अ सीरियस social problem, and there is some evidence that all of these have been at work in India। तो ये सारे कुछ जो पॉइंट्स हैं, जो रीज़न है फीमेल की संख्या को गिराने के, वो आज भी इंडिया में देखे जा रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। प्रैक्टिसेस ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड्स हैव बीन नोन टू एग्जिस्ट इन मैनी रीजन। आज भी छोटी बच्चियों की हत्या कर दी जाती है और बहुत ही आराम से, इसके लिए कोई सज़ा भी उतनी ज़्यादा नहीं हो पाती क्योंकि घर वाले ही मारते हैं। वाइल इंक्रीजिंग इम्पॉर्टेंस इज बीइंग अटैच्ड टू मॉडर्न मेडिकल टेक्निक्स बाय विच द सेक्स ऑफ बेबी कैन बी डिटरमाइंड इन द वेरी अर्ली स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। और बहुत सारी हमारी जो मेडिकल टेक्नोलॉजी है उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गया है, जिसकी वजह से अब हम बच्चे का सेक्स भी जान सकते हैं। और जब प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स पता चल जाता है तो एबॉर्शन भी करा दिया जाता है। The availability of the sonogram originally developed to identify genetic or other disorder in the fetus may be used to identify and selectively abort female फीटसेस। तो देखो, ये जो सोनोग्राम वाली टेक्निक आई थी, जो एक्सरे या अल्ट्रासाउंड कराने वाली टेक्निक आई थी, इसमें क्या किया गया था, इसको इसलिए लाया गया था ताकि फीटस में अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर पेट में जो बच्चा है उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसको पहचाना जा सके, कोई डिसऑर्डर हो तो उसको पहचाना जा सके। लेकिन लोगों ने इसका यूज़ गलत किया, लोग इसका यूज़ करने लगे जेंडर पता करने के लिए। और जब सेक्स पता चल जाने लगा तो क्या हुआ, फीमेल जो बच्चा था उसको
अबॉर्ट किया जाने लगा। The regional pattern of low child sex ratio seems to support this argument. It is striking that the lowest child sex ratio are found in the most prosperous regions of India. तो ऐसा नहीं है कि एजुकेशन के अभाव में या पैसों के अभाव में लड़कियों को मारा जा रहा है, ऐसा नहीं है। देखो, बहुत सारी ऐसी प्रॉस्पेरस रीजन्स भी हैं इंडिया में, बहुत सारी ऐसी समृद्ध स्टेट भी हैं जहाँ पे लड़कियों की हत्या हो रही है, जहाँ पे चाइल्ड सेक्स रेशियो बहुत ज़्यादा कम है। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2018-19, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ एंड दिल्ली आर हैविंग हाई पर कैपिटा इनकम एंड द चाइल्ड सेक्स रेशियो ऑफ दीज स्टेट्स इज़ स्टिल लो। तो देखो, ये जो कुछ स्टेट्स थी, जैसे महाराष्ट्र हो गई, पंजाब हो गई, हरियाणा, चंडीगढ़, यहाँ पे जो पर कैपिटा इनकम है ना वो बहुत ज़्यादा था, मतलब ये लोग प्रॉस्परस स्टेट्स थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या था, कम था। So problem of selective abortion is not due to poverty or ignorance or lack of resources. तो मैंने बताया ना कि abortion का कारण सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन की कमी होना या रिसोर्सेज की कमी होना या गरीबी होना ही नहीं है। इसके लिए बहुत सारी धार्मिक मान्यताएं भी हैं, ठीक है। बहुत सारे घरों में भले ही वो रिच हैं, लेकिन उनको लड़का चाहिए, लड़की नहीं चाहिए। यहाँ पे देखो, एग्जाम्पल के लिए बताया गया है कि अगर हम डाउरी की बात करें, दहेज की बात करें, तो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स भी हैं जो कि अमीर हैं, वो आराम से अफोर्ड कर सकते हैं दहेज देना, वो अपनी बेटियों को जितना चाहे उतना दहेज दे सकते हैं, लेकिन फिर भी सेक्स रेशियो प्रॉस्परस रीजन में ही गिरता जा रहा है। मतलब जिस रीजन में, जिस स्टेट में ज़्यादा अमीर लोग रह रहे हैं, वहाँ पे ही सेक्स रेशियो आपको कम देखने को मिलेगा। रीज़न क्या है? अगर वो दहेज दे ही सकते हैं, दहेज को हम मानते हैं ना कि दहेज की वजह से ही बहुत सारे पेरेंट्स लड़कियों को मार देते हैं बचपन में ही, कि दहेज कौन देगा इनकी शादी में, तो दहेज तो वो दे ही सकते हैं, तो फिर ऐसा क्या रीज़न है? देखो, इसके अलावा भी बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, जैसे कुछ रिलीजियस वैल्यूज़ होती हैं किसी फैमिली की कि उनको लड़का ही चाहिए, तो ये सारे रीज़न होते हैं। इसके अलावा बहुत सारी फैमिलीज ऐसी होती हैं जिनको बस एक दो बच्चा पैदा करना होता है, तो वो सोचती है जब हमें एक ही दो बच्चा पैदा करना है तो हम क्यों ना लड़का करें, क्यों लड़की करें, क्योंकि लड़कों को रिलीजियसली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है लड़कियों की अपेक्षा। हालांकि ये चीज़ें अब कम होती जा रही हैं, लेकिन अभी भी बहुत जगह पे आपको देखने को मिलेगा। तो इस वजह से चाहे अमीर हो या गरीब, सब चाहते थे कि उनके यहाँ लड़का ही हो। तो अभी एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो गई थी, अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी, जिसको आप अच्छी भी कह सकते हो, बुरी भी कह सकते हो। बेसिकली ये जो टेक्नोलॉजी आई थी, ये क्यों आई थी? ताकि बच्चे में कोई अगर प्रॉब्लम है तो उसको पता लगाया जा सके, जिससे बच्चे का पेट में ही माँ के इलाज हो पाए। लेकिन हमने इसका यूज़ किस लिए करना शुरू कर दिया? जेंडर को चेक कराने के लिए करना शुरू कर दिया, सेक्स पता करने के लिए शुरू कर दिया कि क्या बच्चा मेल है या फीमेल है। अगर फीमेल होता था तो बच्चे को पेट में ही मरवा दिया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे फिर गवर्नमेंट ने एक रूल पास किया कि अगर जो भी बच्चे का जेंडर पता करने की कोशिश करेगा या जो डॉक्टर जेंडर बताएगा, दोनों को पनिशमेंट मिलेगी, दोनों को या तो फाइन देना पड़ेगा या हो सकता है उनको जेल भी जाना पड़े, ठीक है। Known as prenatal diagnostic technique regulation and prevention of misuse act, this law has been in force since 1996 and has been further strengthened in 2003. तो ये लॉ कब आया था? 1996 में, और इसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया गया 2003 में। इसको और ज़्यादा कड़ाई से पालन करने की कोशिश की गई। However, in the long run, the solution to the problem like bias against girl children depends more on how social attitudes evolve, even though laws and rules can also help. तो देखो, बहुत सारी अभी भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे बहुत सारा बायस देखने को मिलता है आपको गर्ल्स चिल्ड्रन के अगेंस्ट। बहुत सारे सोशल एटीट्यूड्स होते हैं जिसमें डिपेंड रहना होता है गर्ल्स चिल्ड्रन को कि कैसे सोसाइटी में उनको रोल प्ले करना है, क्या उनका रोल है। तो इस वजह से ध्यान रखते हुए बहुत सारी और भी चीज़ें गवर्नमेंट ने लाई। देखो, ये वाली चीज़ तो लाई ही कि जो भी डायग्नोस्टिक टेक्निक्स हैं उनका आप मिसयूज़ नहीं कर सकते।
लेकिन इसके अलावा पैदा होने के बाद भी लड़कियों के साथ बहुत सारा भेदभाव होता है और उस समाज में उनको उतनी जगह, उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती जितना लड़कों को मिलती है। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट ने उनके पैदा होने के बाद भी उनके साथ कोई गलत चीज़ ना हो, इसके लिए बहुत सारे नियम बनाए, बहुत सारे प्रोग्राम्स लाए, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इससे क्या हुआ, इससे थोड़ी सी एक इम्प्रूवमेंट हुई सेक्स रेशियो में, मतलब सेक्स रेशियो में जो फीमेल का संख्या है उसको बढ़ाने में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ, और ऐसा माना जाता है कि इससे इम्प्रूवमेंट होगा भी। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिटरेसी। देखो, लिटरेसी का क्या मतलब है, अगर जो भी व्यक्ति अपना नाम लिख पढ़ सकता है उसको हम लिटरेट बोलते हैं। तो अगर हम एम्पावर होना चाहते हैं, अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहते हैं, प्रॉस्परस होना चाहते हैं, तो लिटरेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द मोर लिटरेट द पॉपुलेशन, द ग्रेटर द consciousness of career option as well as participation in the knowledge इकॉनमी। तो देखो, अगर जितनी ज़्यादा जनसंख्या हमारी लिटरेट होगी, जितने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे, उतना ज़्यादा उनको पता होगा कि उनको कौन सा करियर चूज़ करना है, और ऐसे लोग इकॉनमी की ग्रोथ में सपोर्ट कर पाएंगे, इकोनॉमिक की ग्रोथ में अपना योगदान दे पाएंगे। फर्दर लिटरेसी कैन लीड टू हेल्थ अवेयरनेस एंड फुलर पार्टिसिपेशन इन द कल्चरल एंड इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द कम्युनिटी। और अगर कोई पर्सन लिटरेट होगा तो वो अपनी हेल्थ को लेके भी अवेयर होगा, और साथ ही साथ वो जितनी भी सोसाइटी में एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उसकी कम्युनिटी में जितने भी कल्चरल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उसमें भी वो पार्टिसिपेट कर पाएगा। लिटरेसी लेवल हैव इम्प्रूव्ड कंसिडरेबली आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ आवर पॉपुलेशन इज़ नाउ लिटरेट। तो इंडिपेंडेंस के बाद हमारी लिटरेसी जो रेट है उसमें सुधार देखने को मिला, और आज हमारी लगभग 2/3 पॉपुलेशन जो है, लगभग 66% पॉपुलेशन जो है वो क्या है, लिटरेट है, पढ़े लिखे लोग हैं। बट इम्प्रूवमेंट इन द लिटरेसी रेट हैव टू स्ट्रगल टू कीप अप विद द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन विच इज़ स्टिल क्वाइट हाई। तो ये जो लिटरेसी रेट है ना, इसको उतना ज़्यादा हाई करने की ज़रूरत है जितनी तेज़ी से हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है। मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ जितनी तेज़ी से हो रही है, उतनी तेज़ी से लिटरेसी रेट की भी ग्रोथ होनी चाहिए। जितनी जनसंख्या है उतनी जनसंख्या में लोग पढ़े लिखे भी होने चाहिए, क्योंकि अगर हम प्रॉस्परस बनना चाहते हैं तो हमें पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। तो बहुत सारे एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि लोगों को, नई जनरेशन को शिक्षित बनाया जा सके। लिटरेसी वेरीज कंसीडरेबली अक्रॉस जेंडर, अक्रॉस रीजन, अक्रॉस सोशल ग्रुप। तो ये जो लिटरेसी है ना, ये वेरी कर सकती है। हो सकता है जेंडर के हिसाब से लिटरेसी अलग अलग हो सकता है फीमेल कहीं पे ज़्यादा पढ़ी लिखी हो, कहीं पे मेल ज़्यादा पढ़े लिखे हों, हो सकता है किसी रीजन में लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा हाई हो, किसी में बहुत ज़्यादा कम हो, किसी सोशल ग्रुप में बहुत ज़्यादा लिटरेसी रेट हाई हो, किसी में बहुत कम हो। तो ये वेरी कर सकता है जेंडर के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से, रीजन के हिसाब से और सोशल ग्रुप के हिसाब से। जैसे कि अगर हम वुमेन की लिटरेसी रेट की बात करें तो ये कितना है, 16.3%, जो कि मेन की लिटरेसी रेट से बहुत ज़्यादा कम है। देखो, आज के समय में भले ही फीमेल का जो लिटरेसी रेट है वो तेज़ी से बढ़ रहा है मेल की तुलना में, लेकिन फिर भी मेल की तुलना में अभी भी हमारा लिटरेसी रेट क्या है, कम है। क्योंकि पहले से ही अगर हम हिस्ट्री को उठा के देखें तो पहले से ही जो वुमेन है वो बहुत ज़्यादा कम पढ़ी लिखी होती थी, और आज भले ही ये पढ़ लिख रही हैं, आगे आ रही हैं, मेल की तुलना में इनका रेट लिटरेसी का ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी ये मेल से क्या है, पीछे है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में ये अनपढ़ थी पहले। ठीक है, तो उसको कवर करने में टाइम लगेगा। फीमेल लिटरेसी रोज बाय अबाउट 10% बिटवीन 2001 and 2011 compared to the rise in male literacy of 7.6% इन द सेम पीरियड। तो देखो, अगर हम 2001 से 11 के बीच में बात करें तो फीमेल लिटरेसी जो है वो 10% बढ़ी है, जबकि मेल लिटरेसी वो 7.6% ही बढ़ी है। तो यहाँ पे देखो कि जो लिटरेसी रेट में बढ़ोतरी है वो फीमेल में ज़्यादा हो रही है, लेकिन अभी भी हमारी संख्या क्या है, कम है। और अगर हम एक एवरेज देखें कि पहले की तुलना में फ़ीमेल लिटरेसी कितनी ज़्यादा हुई है और मेल लिटरेसी कितनी ज़्यादा हुई है, तो वो यहाँ पे देखा गया है कि अप्रॉक्सीमेटली 8% लोग जो हैं वो इन टोटल क्या हुए हैं, लिटरेट हुए हैं, जिसमें से 5% जो है वो मेल लिटरेसी है और फीमेल लिटरेसी 10% बढ़ी है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि फ़ीमेल लिटरेसी का जो रेट है वो हाई है।
ठीक है। लिटरेसी रेट ऑल्सो वेरी बाई सोशल ग्रुप, हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटी लाइक द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स हैव लोअर रेट ऑफ लिटरेसी एंड रेट ऑफ फीमेल लिटरेसी विद इन दिस ग्रुप्स आर इवन लोअर। तो अगर हम सोशल ग्रुप्स की बात करें, जैसे SC ST की बात करें, तो यहाँ पे जो है ना इन कम्युनिटी को बहुत सारी डिसएडवांटेजेस मिली हैं, जिसकी वजह से इनका जो लिटरेसी रेट है वो बहुत ज़्यादा कम है, और फीमेल में तो और ज़्यादा कम है। अब रीजनल वेरिएशंस भी होते हैं, जैसे कहीं पे जो किसी किसी स्टेट में बहुत ज़्यादा मतलब पढ़े लिखे लोग हैं, कहीं पे बहुत कम है। जैसे केरला क्या है, केरला में पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर हम बिहार की बात करें तो ये क्या है, पीछे है, इसका लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा कम है। द इनइक्वालिटी in the literacy rate are especially important because they tend to reproduce inequality across generation। तो देखो, अगर इनइक्वालिटी होगी लिटरेसी रेट में, लिटरेसी रेट एक जैसा नहीं होगा, तो इसका असर जनरेशन पे हमारी पड़ेगा, इसका असर जनरेशन की इनइक्वालिटी पे पड़ेगा। अगर सबको बराबर शिक्षा नहीं मिलेगी तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है ना, उसमें भी भेदभाव देखने को मिलेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि कहीं पे भी इनइक्वालिटी ना हो, कहीं पे भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, तो हमें लोगों को लिटरेट करना पड़ेगा। और अगर पेरेंट्स ही इलिटरेट होंगे तो बच्चों को भी वो पढ़ा लिखा नहीं पाएंगे, और फिर इनइक्वालिटीज़ देखने को मिलेंगी। क्योंकि अगर अनपढ़ लोग ज़्यादा होते जाएंगे, क्योंकि अब देखो, अगर अभी लिटरेसी रेट कम हो रहा है, अगर पेरेंट्स ही पढ़े लिखे नहीं हैं तो वो आगे बच्चों को भी उतना अच्छे से पढ़ा नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे टेबल के थ्रू आपको लिटरेसी रेट बताया गया है, यहाँ पे ईयर बताया गया है, यहाँ पे पर्सन्स बताए गए हैं परसेंटेज में, यहाँ पे मेल और फीमेल का परसेंटेज बताया गया है, और यहाँ पे मेल और फीमेल का गैप बताया गया है कि कितना गैप है। मतलब मेल और फीमेल को माइनस कर दोगे तो ये चीज़ आ जाएगी आपकी। तो 1951 में देखो, जो कितनी परसेंट पॉपुलेशन हमारी लिटरेट थी, वो थी 18.3%, जिसमें मेल ही थे 27.2% और फीमेल सिर्फ 8.9% ही थी। लेकिन अगर 2011 की हम बात करें तो यहाँ पे पॉपुलेशन हमारी 73% ऐसी पॉपुलेशन है जो कि लिटरेट है, जो कि पढ़ी लिखी है, जिसमें मेल की संख्या कितनी है 80.9% और फीमेल 64.6% है, जो कि कम है मेल की तुलना में। लेकिन यहाँ पे देखो, गैप धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। मतलब लड़कियों और लड़कों का जो गैप है वो कम होता जा रहा है। पहले क्या था, यहाँ पे देखो 1961 में 25 था, धीरे धीरे ये गैप कम होते होते 16 हो गया। एक समय ऐसा भी आएगा जब यहाँ पे मेल और फीमेल का परसेंटेज क्या होगा, सेम होगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रूरल अर्बन डिफरेंसेस। कैसे हमारी जो डेमोग्राफी है, हमारी जो जनसंख्या है, वो रूरल एरिया में अलग है और अर्बन एरिया में अलग है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप जो भी हमने आज पढ़ा वो सब आपको समझ में आया हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।